और हम उसको कैसे रोकूं। और इजराइल इनका पार्टनर है ही। और इजराइल की जो एक यहूदी लॉबी है अमेरिका में बहुत जबरदस्त है वहाँ पे। तो वो यहूदी की जो लॉबी है, जो जीज लॉबी है, वो भी एक तरह से प्रेशर बना के रखती है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसमें चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिक हो। तो इस वजह से ये अभी ईरान के ऊपर स्थिति ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बाकी जगह की डिफरेंट होती है। हम्म, बैक टू यू। ठीक है। अच्छा, अनुराग शुक्ला सर, देखिए ये जो बात सर ने कही है, मैं उसी को बढ़ा रही हूँ आगे। अगर आप देखिए कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में जियो पॉलिटिक्स बदली, जिसका हम जिक्र करते हैं, लेकिन ट्रंप को अगर आप देखें तो क्या उनकी नीति अब ऐसी हो गई है कि उन्हें जो करना है वो करना है? क्योंकि आप देखिए, रशिया से आपने कहा कि टैरिफ ज्यादा लगा देंगे क्योंकि आप तेल ज्यादा खरीद रहे हैं, लोगों की जान जा रही है तमाम जगहों पर, यूक्रेन में, और भी कई आरोप आपने लगाए। और आप खुद चाहे यूरेनियम डील हो या फिर आप रेयर अर्थ मिनरल हो, आप सब कुछ डील कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर क्या अमेरिका सिर्फ और सिर्फ, और खास करके ट्रंप की नीति यह है कि कैसे अमेरिका को और खुद को फायदा हो, बस उसी नीति पर काम करता हुआ नजर आ रहा है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है क्या? बिल्कुल सही कह रही हैं। उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि वो अपने इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं। उनको किस स्थिति में फायदा होगा वो सिर्फ वो टारगेट कर रहे हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि उसके बदले में वर्ल्ड में किस जगह कितना नुकसान हुआ, कितनी जानें गई या किसी का क्या नुकसान हुआ, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी जो ट्रंप के पास बिल्कुल डायरेक्ट जो चैलेंज है, वो चैलेंज है कि मई जून के अंदर बहुत सारे फेडरल बॉन्ड्स जो होते हैं इनके, ये एक्सपायर होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में इनको पैसा वापस करना है उन देशों को जिन देशों के पैसा इनमें लगा हुआ है, और इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा नीचे गई हुई है। तो उस चीजों को ध्यान भंग करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और नए नए रिसोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं। इसके पीछे आपने सुना होगा थोड़े दिनों पहले कि $40 बिलियन का नए नोट छापने की भी ट्रंप ने ऑर्डर दिया है। तो हम्म। डेफिनेटली ही इज वर्किंग इन हिज कंट्रीज इंटरेस्ट, और उसको टारगेट है कि अगले 4 या 5 महीने के अंदर इतनी बड़ी रकम इस्तेमाल इजाद करनी है कि कहीं वो डिफॉल्ट ना कर पाए उस फेडरल बॉन्ड्स पे जो कि मैच्योर होने वाले हैं, जिससे कि उनके देश की छवि पे कहीं से हानि पहुंचे। हम्म, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अभिषेक, देखिए अमेरिका को अगर हम देखें, आप देखिए कि चाहते ना चाहते हर युद्ध में उसकी इन्वॉल्वमेंट है ही। हम दुनिया जानती है कि यूक्रेन अगर ये लड़ाई लड़ पा रहा है रशिया जैसे सुपर पावर से, तो उसके पीछे अमेरिका है, नाटो तो है ही, लेकिन अमेरिका सबसे बड़ी वजह है। हम जानते हैं कि इसराइल को किस हद तक सपोर्ट किया है ट्रंप ने। अब इस लड़ाई में अगर डायरेक्ट, जैसा कि बंसल सर भी लगातार कह रहे थे कि डायरेक्ट एंट्री हो रही है, तो ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। मतलब कुल मिलाकर फुल प्रूफ प्लान के साथ जो है वो अमेरिका आएगा, युद्ध करेगा और निकल जाएगा, क्योंकि इस बार वो खुद सीधे सीधे लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिकी इंटरेस्ट को हम देखें तो अगर लड़ाई लंबी चलेगी तो अमेरिका के वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिका यहाँ पर रूस वाली गलती नहीं करेगा कि लगातार वो 3 साल से अधिक समय तक यूक्रेन के साथ संघर्ष में लगा हुआ है, या फिर और जो हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिकी जो नेशनल इंटरेस्ट है, अमेरिकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनकी जो वॉर प्लानिंग है बहुत ही एक टाइम बाउंड मैनर में होगी। और जैसा कि अभी आपने बहुत अच्छी बात की अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर की, आज अमेरिकी सरकार की जो नीति है उसका नैतिक दायरा बहुत कमजोर हो चुका है। जिस प्रकार से वो ट्रेड सैंक्शंस की बात करते हैं, जिस प्रकार से हमले की बात करते हैं, जिस प्रकार से कूटनीतिक दबाव बनाते हैं, जिस प्रकार से युद्ध हमले की बात करते हैं, तो कहना कि पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो एक विश्व व्यवस्था बनी थी जिसका आधार ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था, जिसका आधार डब्ल्यूटीओ था, जिसका आधार आईएमएफ था, जिसका आधार संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था थी, जिसका आधार इंटरनेशनल लॉ था, वो पूरी तरह से चरमरा गया है। और आज विश्व जो है एक अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं एक दो नहीं बल्कि हर क्षेत्र में फ्लैश पॉइंट्स आ रहे हैं। वेस्ट एशिया में आ रहा है, यूरेशिया में आ रहा है, मिडिल ईस्ट में फ्लैश पॉइंट बनता चला जा रहा है। और इन सब के केंद्र में कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका। ऐतिहासिक तौर पर अमेरिका ने ऐसी ताकतों को मौका दिया, ऐसी ताकतों को बढ़ाया, और जब अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट उनसे क्लैश करने लगा तो अमेरिका उन पर हमले की बात करता है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका यहाँ पर हमला करके अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करेगा। और जो रूस ने यूक्रेन में गलती की है एक लंबी लड़ाई लड़ने की, जिसका रूस को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, उस प्रकार की गलती ट्रंप सरकार ईरान के मामले में नहीं करेगी। जी, ठीक है। अच्छा बंसल सर, देखिए अब कहीं ना कहीं ये तो तय है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें जो अमेरिका है, अब उसके लिए क्या ये माना जाए कि करो या मरो वाली स्थिति है, उसको युद्ध जो है ये लड़ना ही पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में भी है क्या अमेरिका? देखिए, करो मरो की बात नहीं है हम्म। इसमें। करो मरो तो जो है ईरान के लिए एप्लीकेबल हो सकता है कि भी हमको तो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं लड़ते हैं तो भी मारे जाएंगे। हम्म। अमेरिका बड़े प्लानिंग के साथ चला है, उसी कोई मजबूरी नहीं थी, तो वो देख करके
अब आप देखेंगे कि जितना पहले तो ये जून के महीने में लड़ाई हो ही रही थी जब अटैक हुए थे, उसके बाद में ये सडनली क्यों उठाया मामला? सडनली इसलिए उठाया है कि 28 दिसंबर को जो वहां पर एक प्रदर्शन शुरू हुए ईरान में, और जब वहां वो बढ़ता गया तो उसको देख लिया गया कि हाँ अभी जिसकी हो सकता है, इजराइल और अमेरिका पहले से ही ये कह ही रहे थे कि रिजीम चेंज करनी है, और रिजीम चेंज करने का ये एक अच्छा तरीका था। तो जैसे ही वहाँ अभी प्रदर्शन बढ़े और वहाँ जो विद्रोह शुरू हो गया, तो फिर उसको जो है बड़ा, उसको देखते हुए ये मौका अच्छा है, ये बड़ा एक मुफीद है इनके लिए। तो वो देखते हुए इसराइल और अमेरिका ने इसको प्लान किया है। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है कि उनके लिए करो या मरो की बात है। अगर करो मरो की बात तो नहीं है, अभी जैसा ये है कि वो ये देख रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं कि भाई हम पूरी तरह से इसको, उनका ऑपरेशन सफल हो, इसको कई तरीके से पूरी अच्छे तरीके से आंका जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने पूरे अपने मिलिट्री एसेट्स यूएस ने वहां पे मोबिलाइज कर दिए हैं। वो किसी तरह का फेल्योर नहीं चाहते, किसी तरह की आंकलन नहीं चाहते, और एक दो दिन के अंदर में ही अपना वो रिजीम को चेंज करके और यहाँ से वापस युद्ध आगे नहीं चलेगा। तो इसलिए ये अमेरिका सोच रहा है, और इसी वजह से कोई कहीं से कोई बॉर्डर के थ्रू अटैक नहीं हो रहा है, कोई उन्होंने मिलिट्री मोबिलाइज नहीं की, और कोई बॉर्डर किसी कंट्री के साथ में लगते नहीं है, इसराइल दूर बैठा हुआ है। तो इन बातों को देखते हुए वो एक मेन मकसद है, और जो कि बहुत दिन से अमेरिका सोच रहा था और इसराइल भी सोच रहा था। तो अभी ये बार बार मैं बस यही कहता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन इनको नहीं बनाने देने, और जो खामनेई की जो रिजीम को खत्म करना है, और जो इनके जो प्रॉक्सीज हैं, जो ऑक्टोपस की आर्म्स हैं, जो ऑक्टोपस ईरान को कहा जाता है, जो इनकी आर्म्स हैं जैसे हिजबुल्लाह, हूती, हमास, कताए अब्दुल्ला, ये सब जो है अब्दुल्ला, इनको सबको खत्म करके तब जाकर के वो, और एक तरह से ये एक वहां पे शांति भी स्थापित हो जाएगी अगर ये सब कुछ हो जाता है। अच्छा अच्छा सर, इस युद्ध में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी यूएसपी अमेरिका के पास क्या है? देखिए यूएसपी तो क्या वर्ड कैसे उसको फिट नहीं होता, हम्म। लेकिन अमेरिका का एक मेन एम है, हम्म। जो मैंने बताया, बार बार मैं कह रहा हूँ कि खासकर न्यूक्लियर और रिजाइन जिसको जिनको, और जो वो अपना उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है, हम्म। पूरी जो इतना, जब पहले मिडिल ईस्ट में कोई हमले हुए हैं, चाहे इराक पे ले लीजिए या जो अफगानिस्तान में या जो लीबिया के ऊपर, इतना मिलिट्री मोबिलाइजेशन कभी नहीं हुआ। हम्म। कहते तो ये हैं कि जितना पहले सारे युद्धों में मोबिलाइजेशन है उससे ज्यादा मोबिलाइजेशन अपना कर दिया गया है। तो उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा करके और बिल्कुल उसको अच्छा आकलन करके अपनी सीआईए और मोसाद वगैरह की करके, जो अपने सहयोगी कंट्री हैं उसमें इसराइल है जो, और यूके हैं, और जितने भी बेसिस हैं उनसे करने के बाद में बिल्कुल अपने को फुल प्रूफ करके अपने आप को बचाते हुए बिल्कुल। ये अटैक करने की तैयारी है। बिल्कुल। अच्छा सर, ईरान की अगर अब बात की जाए तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि प्रदर्शन जो है वहां पर पहले नहीं हुए हैं, प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, लेकिन वहां की जिसका जिक्र हम लगातार करते हैं, जब बात आ जाती है खमेनेई पर या फिर सुपर पावर पर, तो इस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कि प्रदर्शन को पूरी तरह से दबा दिया जाता है और बिल्कुल ऐसा बताया जाता है कि नॉर्मल है। क्या इस बार वो करने में असफल रही है वहां की टीम? देखिए आपको एक बात बताऊं मैं कि ये जो जितनी भी रिजीम होती हैं जहाँ पर हाँ। डिक्टेटरशिप होती है, तो डिक्टेटर के अंडर में लोग तभी तक काम करते हैं जब उनको खाना मिलता रहे। हम्म। ये प्रॉब्लम जो अभी आई है वो इसलिए आई है कि वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, रियाल की वैल्यू खत्म हो गई है, और वहाँ के जो व्यापारियों ने, जो क्या है, जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, और जो है कि ऐसी रिपोर्ट थी कि जो खामनेई है उनका बाहर भी पैसा है, 400 बिलियन डॉलर है, 400 बिलियन डॉलर है इनके, तो सब पैसा वहाँ जो करप्शन है और जितनी भी कमाई है ये चली जाती है हिजबुल्लाह, हुती और हमास के लिए। लोगों को, कंट्री को कुछ मिलता नहीं, जो बाकी करप्शन में चली जाती है, और उसको दमन किया जाए। तो लोगों ने सोचा कि हम भूख से मरने की बजाय जो है हम जो वैसे ही मर जाएंगे, तो वो कोई दबा नहीं पा रहे। तो हम्म। इसलिए पहले मामला दूसरा था, वो पहले हिजाब का मामला था, इन्होंने उसको शांत कर दिया उससे भी काफी, और जितने तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इंटरनेट बंद कर दिया। तो अब लोगों ने ये सोचा कि हम भूख से मरने की बजाय जो है इस रिजीम को अब उखाड़ फेंकने में ही उन्होंने सोचा कि भाई हमको ये जब खाना भी तक नहीं दे सकते, जो $1 की कीमत लाखों जो रियाल, लाख या कितना बिलियंस में है, तो हम्म। जब इतना बुरा हाल हो जाए तो लोग सड़कों पे आ गए, और अपने वो डर नहीं रहे, बिल्कुल मरने मारने को तैयार हैं। कहते हैं 25,000 लोगों को उनको मार दिया गया है जो वहां पे, और जो फांसी भी दी गई है। तो अब हम्म। ये क्रूर रिजीम नहीं चलेगी, ये हम्म। बिल्कुल लोगों ने ठान लिया।
विजन। कुल मिलाकर सर, और ये भी माना जाए कि ईरान बिल्कुल तैयार है, अब चाहे उसके पास जैसी भी ताकत है और जिस तरीके से वो तमाम मतलब, क्योंकि हमने देखा है सर कई बार कई सारे देश जो हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं अमेरिका के मामले में, लेकिन ईरान ने खुलकर कहा है कि ठीक है, अगर आप आएंगे तो आपको करारा जवाब मिलेगा, खास करके अगर आप खेमनेई तक पहुंचने की बात करते हैं तो फिर आपको जवाब दिया जाएगा। देखिए ये बहुत आप अच्छा बहुत एनालाइज करके, लेकिन इसके बाद पीछे ये सोचना पड़ेगा जो ईरान के पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए हम्म। नहीं है कि कोई ऐसी शर्त नहीं है। अभी जो है अमेरिका को ये भी कहें हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, लेकिन अमेरिका ने ये सोच लिया है कि हमको रिजीम चेंज करनी है। अब ये हम्म। खुद तो कह नहीं सकते कि हम चेंज हो रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, चलो हमको आप बख्श दो। तो वो तो ऐसा कोई जब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है हम्म। तो ईरान अब फिर पूरा अपना जो कैसे कहाँ जाएगा, जो इनकी हम्म। जो खामनेई की रिजीम कहाँ पर जाए। जब हम्म। उन्होंने ईरान की खामनेई की रिजीम को चेंज करने की ठान ली है तो अब इनके पास में लड़ाई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये ठीक है। अभी अमेरिका ये नहीं कह सकता कि जी चलो मैं न्यूक्लियर बंद कर देता हूँ। हम्म। अब तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसको खत्म करेंगे और वहां की जनता भी ये कहती है। तो इसलिए अब स्थिति दूसरी है। कोई कई बार जैसे मान लिया मदरू ने भी बोला था जी मैं सरेंडर कर देता हूँ, मुझे आप दे दीजिए टाइम, तो वो उसमें उसमें भी नहीं माना अमेरिका। तो अब जो हम्म। उनको मदुरो ही चाहिए था, वो वहां से उनको हटाना चाहते थे, तो उन्होंने मदुरो को कर लिया। इसी प्रकार से ये खामनेई की रिजीम को हटाना चाहते हैं। जी। और जब हटाने का यही एक तरीका है कि अटैक होगा। और जब अटैक होगा तो ऐसे तो है नहीं ये ईरान चुपचाप रहेगा, वो भी तो किसी कोई हम्म।